हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं पुष्कर की कहानी सात्विक की जुबानी पुष्कर द ओनर ऑफ बॉक्स एपिसोड 1। सीनियर, ये पंखा कितने का है? मुंबई विश्वविद्यालय परिसर के एक चौराहे पर लगभग 25-30 साल का एक युवक एक स्टॉल के सामने उकड़ू बैठा था। उसने एक छोटा सा सफेद बिजली का पंखा उठाया और स्टॉल वाले से पूछा। स्टॉल वाला एक हट्टा कट्टा युवक था जो लगभग उसकी ही उम्र का था या उससे 1-2 साल छोटा भी। मुंबई कॉलेज, जिसे मुंबई विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, पूरे मुंबई का सर्वश्रेष्ठ व्यापक विश्वविद्यालय था। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर और प्रांतीय राजधानी भी था, इसलिए मुंबई विश्वविद्यालय पूरे महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय भी था। राष्ट्रीय स्तर पर भी मुंबई विश्वविद्यालय टॉप 10 में था। आज महाराष्ट्र के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में एक छोटा सा व्यापार मेला चल रहा था। इसमें शामिल दोनों पक्ष मुंबई विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। मेन कारण यह था कि ग्रेजुएशन ईयर चल रहा था और 4th ईयर के स्टूडेंट विश्वविद्यालय छोड़ने वाले थे। उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें वे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वे उनका उपयोग कर सकते थे, इसलिए वे उन्हें व्यापार के लिए बाहर ले गए। चीजें खरीदने आए ज्यादातर लोग जूनियर स्टूडेंट थे, इसलिए उन्हें यहां चीजें खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा कीमतें जितनी सोची गई उससे भी कम थी, इसलिए आज व्यापार मेले में काफी चहल पहल थी। व्यापार मेला स्कूल के सबसे बड़े चौराहे पर लगा था। अभी अभी बोलने वाले व्यक्ति की दिलचस्पी स्टॉल में लगे छोटे बिजली के पंखे में थी। हालांकि फात्सो के स्टॉल के मालिक ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन से ईयर के हो? तुम तो जूनियर नहीं दिखते। लड़के ने शांति से कहा, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं, सिर्फ 20 साल का। मैं बस थोड़ा बड़ा दिखता हूं। क्या ये मुझसे बड़ा नहीं है? मोटा बुदबुदाया। तुम तो मुझसे उम्र में बड़े लग रहे हो। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे इतनी परवाह क्यों? वो यहां सामान बेचने आया था, प्रमाण पत्र देखने नहीं। मैंने ये इलेक्ट्रिक फैन पिछले साल खरीदा था। देखो, मैंने इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। ये अभी भी नया है। चूंकि हम एक ही स्कूल से हैं, इसलिए मैं इसे तुम्हें 800 रुपयों में बेच दूंगा, फैट्सो ने कहा। वो भी 4थे वर्ष का स्टूडेंट था और स्कूल छोड़ने वाला था। वो अपना करियर बनाने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वो ये छोटी छोटी चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ये असुविधाजनक भी था। फैट्सो की दुकान के सामने बिजली के पंखे के अलावा कपड़ों के रैक, वॉश बेसिन, जूतों की अलमारियां वगैरह थी, और भी बहुत कुछ था। वो अकेले बाहर जाता तो ज्यादा सामान साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए यही बेच रहा था। 800 रुपए? सीनियर, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर मैं नया भी खरीदूं तो भी उसकी कीमत सिर्फ 1100 ही होगी। देखो, यहां एक दरार है। अच्छा, चलो दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। 300। लड़का कीमत से संतुष्ट नहीं था। जब फैट्सो ने उस युवक की बातें सुनी तो उसके मुंह से खून लगभग निकल आया। क्या यह कोई समझौता था? क्या यह ज्यादा नहीं है? और वो दरार, क्या तुम उसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हो? इसका कोई असर नहीं होता। अगर तुम उस पर नजर नहीं डालोगे तो तुम उसे देख ही नहीं पाओगे। मोटा भाई इस छोटे भाई को सुनकर थोड़ा अवाक रह गया। हालांकि ये चीजें तो बिकनी ही थी। अगर कीमत संतोषजनक न हो तो वे मोलभाव जारी रख सकते थे। बस उसे इस एरिया में कोई अनुभव नहीं था। आखिरकार उस युवक के बहकावे में आकर वो उसे 500 में बेचने को तैयार हो गया। जब तक उसने कुछ कहा तब तक युवक इलेक्ट्रिक फैन अपने हाथ में ले चुका था। सीनियर फैट्सो को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। फिर भी उसने उसे और परेशान नहीं किया। सब एक ही स्कूल के थे। गए 300 रुपए की बातों पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उस युवक को सीनियर फैट्सो की चीजें खास पसंद थी। बिजली के पंखे से मोल भाव करने के बाद वो तुरंत पैसे देकर वहां से नहीं निकला, बल्कि वो दूसरी चीजें देखता रहा। इसलिए जैसे जैसे सीनियर फैट्सों की घबराहट बढ़ती जा रही थी, युवक ने उनकी दुकान की ज्यादातर चीजें खरीद ली। कुल मिलाकर सभी चीजें 3000 से भी कम की थी। भले ही वे पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी, तब भी उसे भारी नुकसान हुआ। जो लड़का सामान खरीद रहा है उसका नाम पुष्कर है। पुष्कर को सीनियर फैट्सो का रोना धोना नजर नहीं आया। इसके बजाय उसने कहा, सीनियर, मैं आपका काम संभाल रहा हूं। क्या आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दे सकते? गिफ्ट? मैं तुम्हें ये चीजें बेचकर पहले ही पैसा खो रहा हूं। अगर आसपास बहुत सारे लोग न होते तो सीनियर फैट्सो लगभग चिल्ला ही पड़ता।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा थोड़ा बहुत समझदार जूनियर भाई बेवकूफी और मोलभाव करने में इतना माहिर है। अनजाने में ही वो उसके बहकावे में आ गया था। अगर वे दोनों एक ही स्कूल के न होते तो वो बेशर्मी से सामान वापस ले लेता और खुद उसे नहीं बेचता। सीनियर, इतना हिसाब किताब मत करो। हम सब एक ही स्कूल से हैं। देखो, ये चीजें छीनी नहीं जा सकती। मैंने इनसे निपटने में आपकी मदद की। क्या मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की? मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक ही स्कूल से हैं, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा कुछ दे सकते हैं। पुष्कर ने मोटे सीनियर से सच्ची मुस्कान के साथ कहा, मैं कितना हिसाब किताब रखता हूं? अगर हम एक ही स्कूल से न होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही निकाल देता। फैट्सो का खून खौल उठा। जाहिर था कि दूसरी पार्टी अभी कीमत को लेकर बहुत ज्यादा सोच समझकर समझौता कर रही थी। सीनियर, देखिए, इस मुद्दे पर मत उलझिए। ये बिल्कुल बेमानी है। देखिए, मैंने आपसे बहुत सारी चीजें खरीदी है। मैं पहले से ही आपका काम संभाल रहा हूं। आपको भी आभार के तौर पर मुझे कुछ छोटी मोटी चीज देनी चाहिए। युवक ने हार नहीं मानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो चाहो ले लो और जल्दी से चले जाओ। ये चीजें तुम्हें बेचकर मुझे पैसे का नुकसान हो रहा है। फैट्सो अपने सामने बैठे जूनियर से डर चुका था कि और कितना नुकसान, पर बाकी चीजों में कोई कीमती चीज नहीं थी। मुझे पता है कि सीनियर सबसे ज्यादा उदार है। आप निचली कक्षाओं में पढ़ने वाले हम जूनियर्स का ध्यान रख सकते हैं। फिर मैं ज्यादा नखरे नहीं करूंगा। मैं ये काम ले लूंगा। पुष्कर ने बोलते हुए फुर्ती से सीनियर फैट्सो के पास रखा एक बड़ा सा बक्सा उठा लिया। उसकी नजर इस बक्से पर बहुत दिनों से थी। उसे नहीं लगा था कि इस बक्से में कोई जादू है। बस उसने इतनी सारी चीजें खरीदी थी कि उसे ले जाना मुश्किल हो रहा था। यह बक्सा सबसे अच्छा था। अरे, यही तो वो छोटी सी बात है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। फैट्सो को अपने सामने बैठे इस छोटे भाई की बेशर्मी का नया एहसास हुआ। क्या ये कोई छोटी सी बात नहीं है? सीनियर, आपने कहा था कि आप मुझे चुनने देंगे। आप अपनी बात से तो पीछे नहीं हटेंगे, है ना? युवक ने सीनियर फैट्सो को सतर्कता से देखा, मानो उसे डर हो कि वे आकर उसे छीन लेंगे। तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव है? ठीक है, ले लो, ले लो, सीनियर फैट्सो ने कहा। यह स्टोरेज बॉक्स पहले तो बिकने वाला था, लेकिन आकार थोड़ा बड़ा होने के कारण यह काफी जगह घेरता था। इसके अलावा इसके किनारे पर कुछ दरारें थी, इसलिए पहले किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। इसे पुष्कर को देना ठीक था। धन्यवाद, सीनियर। पुष्कर ने जल्दी से सारी खरीदी हुई चीजें स्टोरेज बॉक्स में रख दी। फिर पैसे देकर स्टोरेज बॉक्स लेकर चला गया, मानो उसे डर हो कि सीनियर फैट्सो उसका पीछा करेगा। अरे, आखिर वो कॉलेज से बाहर क्यों जा रहा है? वो ये चीजें लेकर कहां जा रहा है? सीनियर फैट्सो ने पुष्कर की पीठ की ओर देखा और असमंजस में पड़कर सोचा, हे, आज मेरी किस्मत खराब नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। मैं सचमुच बहुत समझदार हूं। पुष्कर ने एक स्टोरेज बॉक्स उठाया जो नॉर्मल स्टोरेज बॉक्स से थोड़ा बड़ा था और खुद से बात करते हुए बाहर चला गया। आज उसकी उम्र 26 साल थी। उसका रूप रंग बुरा नहीं था, हालांकि वो किसी सुंदर लड़के जैसा नहीं था, फिर भी देखने लायक था। वो ये चीजें स्कूल से बाहर इसलिए ले जा रहा था क्योंकि वो इस स्कूल का स्टूडेंट नहीं था। दरअसल वो 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुका था। इस कॉलेज के आसपास कई विश्वविद्यालय थे, लेकिन बाकी विश्वविद्यालय शिक्षण गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के मामले में इस कॉलेज से बहुत छोटे थे। पुष्कर ने इन्हीं साधारण विश्वविद्यालयों में से एक से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। जिस विश्वविद्यालय में वह गया था वो कोई प्रमुख विश्वविद्यालय भी नहीं था। मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में से एक होना तो दूर की बात थी। उसे बमुश्किल ही 2M दर्जे का विश्वविद्यालय माना जा सकता था। आजकल विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और नौकरी पाना मुश्किल होता जा रहा था। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी नौकरी पाना आसान नहीं था, और वो तो दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालयों में सबसे निचले पायदान पर था। इसलिए ग्रेजुएशन होने के बाद अच्छी नौकरी ढूंढने का बहुत दबाव था। अच्छी नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। उसने कई बार नौकरी बदली थी और वो ज्यादा पैसे नहीं बचा पाता था। स्वाभाविक रूप से उसने जीवन में जितना हो सके उतना बचाया। पुष्कर आज मुंबई यूनिवर्सिटी में इसलिए गया क्योंकि उसे पता था कि आज मुंबई यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक आंतरिक व्यापार मेला होगा। इसलिए वो जल्दी से वहां पहुंचा। उसका घर मुंबई यूनिवर्सिटी से कुछ ही स्टॉप दूर था। विश्वविद्यालय के पास किराए की कीमतें आमतौर पर ज्यादा होती हैं और वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था।
कहा जाता था कि जून का महीना आग की तरह होता है। ये बिल्कुल गलत नहीं था। चिलचिलाती धूप में पुष्कर सामान का ढेर उठाकर बस स्टॉप तक ले जा रहा था। उसे पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। शुक्र है वो आमतौर पर अपने शरीर के व्यायाम पर ध्यान देता था, इसलिए उसका शरीर अभी भी टिक पाया। भीड़ भरी बस में सवार होकर दूसरे यात्रियों और ड्राइवर की अजीब निगाहों के बीच पुष्कर अपने किराए के घर के पास पहुंचा। अगर मौसम बहुत गर्म न होता और उसके हाथ में ढेर सारा सामान न होता तो वो सीधे पैदल ही वापस जाने की योजना बनाता। आज बहुत गर्मी है, दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है। क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? पुष्कर ने अपने कमरे की ओर जाते हुए शिकायत की। हालांकि ऊपर जाते समय उसे नीचे जा रहे एक व्यक्ति से बचना था, इसलिए उसे अपना स्टोरेज बॉक्स पकड़कर एक तरफ हटना पड़ा। फिर भी वो व्यक्ति संकरी जगह में उससे टकरा गया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। इसके अलावा उसने तुरंत माफी भी मांगी। पुष्कर ने उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा और उसे जाने दिया। यार, कितना बदकिस्मत हूं। मेरा तो खून बह रहा है। जब पुष्कर अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटा तो उसने पाया कि दूसरे पक्ष के टकराने से उसके हाथ पर खरोंच आ गई थी। उसकी त्वचा छिद गई थी और खून बह रहा था। पुष्कर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने एक तौलिया लिया और अपनी बाह पर लगे खून को पोंछ लिया। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि जिस जगह पर स्टोरेज बॉक्स टूटा था वो जगह इस समय अजीब तरह से गायब हो गई थी। पुष्कर का किराए का घर सिर्फ 7 या 8 वर्ग मीटर का था। जगह कम होने और पैसे की कमी की वजह से उसके कमरे में बहुत कम फर्नीचर था। बस एक पलंग, एक मेज और एक स्टूल था। हालांकि कमरा ज्यादा गंदा नहीं था। वो साफ सफाई पसंद करने वाला इंसान था। हालांकि कमरा बड़ा नहीं था, फिर भी वो उसे साफ करता था। हाँ, मैं थक गया हूं। ये मकान मालिक बहुत कंजूस है। इतनी गर्मी में भी उसने एयर कंडीशन नहीं लगवाया। पुष्कर ने स्टोरेज बॉक्स से छोटा सा इलेक्ट्रिक फैन निकालते हुए बुदबुदाया। बेशक वो बस बुदबुदा ही रहा था। उसे यह भी पता था कि अगर एयर कंडीशन लगा दिया गया तो किराया जरूर बढ़ जाएगा। ऐसे में वो पंखा ही उड़ा देगा। स्विच ऑन करते ही छोटा पंखा घूमने लगा, जिससे पुष्कर को ठंडक का एहसास हुआ। सीनियर फैट्सो ने सच में उससे झूठ नहीं बोला था। इस पंखे में कोई दिक्कत नहीं थी। यह पूरी तरह इस्तेमाल करने लायक था। 500 इसके लायक थे। तुम मेरी प्यारी सी जान हो। मैं तुमसे कितना भी प्यार करूं, कभी हद से ज्यादा नहीं होता। पुष्कर का फोन बजा और उसने जल्दी से अपना फोन उठाया। कुछ दिन पहले ही उसकी पिछली नौकरी चली गई थी। इन दिनों वो इंटरव्यू के लिए हर जगह अपना बायोडाटा भेज रहा था, इसलिए उसे खबर का इंतजार था। मैनेजर अरोड़ा, क्या? मैं काम पर रखा गया हूं। मैं कल काम पर आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मैनेजर अरोड़ा। मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मुझे देर नहीं होगी। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हां। फोन रखते ही पुष्कर खुश हो गया। जिसने अभी अभी उसे फोन किया था वो उन कंपनियों में से एक थी जिनका उसने पिछले कुछ दिनों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन बाकी कंपनियों से कोई खबर नहीं थी। शुरुआत में पुष्कर को लगा था कि जिन कंपनियों का उसने इंटरव्यू दिया था वो उन सभी में असफल हो गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई उसे नौकरी पर रख लेगा, भले ही वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों न हो। हां, पुष्कर ने जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था वो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट थी। आजकल नौकरी पाना आसान नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू देना इतना आसान नहीं था। मिसाल के तौर पर जिस कंपनी के लिए पुष्कर ने इंटरव्यू दिया था वो एक बड़ी कंपनी थी। सिक्योरिटी गार्ड की न सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी थी बल्कि उसकी छवि भी अच्छी थी। शैक्षणिक योग्यताएं जूनियर कॉलेज से भी ज्यादा थी। हालांकि जरूरतें बहुत थी, फिर भी इंटरव्यू देने वाले बहुत से लोग थे। पुष्कर भी उनमें से एक था, क्योंकि कंपनी के फायदे अच्छे थे। तनख्वाह 30,000 थी और बीमा भी था। त्योहारों पर गिफ्ट्स या शॉपिंग वाउचर मिलते थे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी और दूसरा दिन ओवरटाइम माना जाता था। मुंबई में इस तरह का व्यवहार अच्छा माना जाता था। हालांकि इसका कंपैरिजन उन सफेद कॉलर कर्मचारियों से नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह पुष्कर की पिछली नौकरी से बेहतर था। अब जब उसे पता चला कि उसे नौकरी मिल गई है तो वो बहुत खुश था। और यह तो कहना ही क्या कि दूसरी कंपनियों से कोई खबर नहीं थी। हालांकि मैनेजर अरोड़ा ने फोन पर यह भी कहा कि वे एक बड़ी कंपनी है, इसलिए उन्हें दिखावे पर ध्यान देना होगा। कंपनी सुरक्षा वर्दी तो एक सामान जारी करेगी, लेकिन जूते नहीं।
जूते काले लेदर के होने चाहिए और वे बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होने चाहिए। पुष्कर के पास खुद लेदर के जूते थे, लेकिन वो उन्हें 2 साल से पहन रहा था। वे थोड़े जर्जर हो गए थे, इसलिए कल लीडर पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसने बाहर जाकर एक नया जोड़ा खरीदने का फैसला किया। उसके बाद पुष्कर अपने थोड़े से पैसों के साथ बाहर गया। उसने लेदर के जूतों की एक दुकान से एक जोड़ी लेदर के जूते खरीदे। उनकी कीमत बड़ा 100 से ज्यादा थी। बेशक अपनी थोड़ी सी बचत से किसी खास दुकान पर जाना उसके लिए नामुमकिन था। वो इसे सिर्फ ऐसी ही जगह पर खरीद सकता था। किराए के घर में लौटकर पुष्कर ने नए खरीदे लेदर के जूते बड़े स्टोरेज बॉक्स में रख दिए। इस समय स्टोरेज बॉक्स पुष्कर का स्टोरेज बॉक्स बन गया था। उसके पास यहां ज्यादा जगह नहीं थी और उसे बस सामान रखने के लिए ऐसी ही चीज चाहिए थी। लेदर के जूते उतारकर पुष्कर बिस्तर पर लेट गया और अपने फोन से खेलने लगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी नाइट लाइफ भी ज्यादा नहीं थी। शुक्र है कि किराए के घर में वायरलेस इंटरनेट था। उसे इंटरनेट की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पुष्कर टीवी या फिल्में नहीं देखता था, लेकिन उसने गलती से एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट खोल दिया। वो उसे बंद करने ही वाला था, लेकिन क्योंकि उसमें एक स्टार थी जो उसे पसंद थी, इसलिए उसने उसे देखना जारी रखा। यह छोटा सा वीडियो एक चाय की एडवर्टाइजमेंट का था। विज्ञापन में एक लड़का और एक लड़की एक ही इमारत की 2 मंजिल पर रहते थे। मैजिकल तरीके से दोनों घरों के रेफ्रिजरेटर एक दूसरे को चीजें भेज सकते थे। लड़की के रेफ्रिजरेटर में रखी चाय अनजाने में नीचे के रेफ्रिजरेटर तक पहुंच जाती थी, इसलिए दोनों रेफ्रिजरेटर के जरिए बात करने लगे। पुष्कर ने इसे बड़े चाव से देखा। यह एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से फिल्माया गया था। इसके अलावा इसमें एक स्टार भी थी जो उसे पसंद थी, इसलिए उसने इसे पूरा देखने तक एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं की। पुष्कर को पता नहीं था कि जब उसने छोटा सा विज्ञापन देखा तो उसके बिस्तर के नीचे रखे स्टोरेज बॉक्स में एक हल्की सी रोशनी चमकी। उसके बाद उसके लेदर के जूते गायब हो गए। कुछ सेकंड बाद जूते वापस आ गए, लेकिन वे थोड़े बदले हुए लग रहे थे। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।